नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी निवेश में, जहां हम आपके कमोडिटी से जुड़े तमाम सवालों के जवाब देते हैं। साथ ही कमोडिटी मार्केट में ट्रेडिंग रणनीति बनाने में भी हम आपकी मदद करते हैं। सवाल आपके पास कोई भी हो कमोडिटी मार्केट से जुड़े हुए तो आप हमें भेजें 9136934058 पर हमें सवाल अपने व्हाट्सएप करें और कोई भी सवाल भेजें तो अपना नाम और अपने शहर का नाम भी सवाल के साथ ज़रूर भेजें और आपके सवालों के जवाब देंगे। हमारे साथ दो मेहमान हैं, बीरेन वकील साहब हैं पैराडाइम कमोडिटीज़ से और साथ ही रवि देवरा हैं कुंवर जी ग्रुप से। आप दोनों ही मेहमानों का स्वागत है। साथ ही आगे हमारे साथ देवेंद्र बोरा साहब होंगे, गेहूं एक्सपोर्टर है, जो एक गेहूं से जुड़ी हुई एक अहम खबर पर आपको अपडेट देंगे। चलिए, लेकिन सबसे पहले बात होगी चांदी की, क्योंकि चांदी में जिस तरह की गिरावट बढ़ी है, 59,000 रुपए तक फिसल गया इंट्राडे में भाव। अभी भी करीब 1,300 रुपए से ज्यादा की गिरावट दिख रही है। रवि जी, क्या लग रहा है चांदी में इतनी गिरावट क्यों आ रही है? जरूर से जो चांदी में अभी सिचुएशन बनी है, मुझे लग रहा है कि यहाँ से गिरावट थोड़ी बहुत और गहरा सकते हैं। उसका बेसिक रीजन ये है कि चांदी में जो अभी नेगेटिविटी है उसमें आगे मुझे 58,500 58,700 तक की नेगेटिविटी दिख रही है। ओके सर, गोल्ड को लेकर क्या लग रहा है? बीरेन सर, आप बताइए, गोल्ड और सिल्वर को लेकर ये गिरावट बढ़ती जा रही है, चांदी में खास करके काफी ज्यादा गिरावट दिख रही है। क्या सलाह देंगे अगर चांदी के जो निवेशक है उनको, क्या वो होल्ड करें अपने पोजीशन को? मैं इस साल एज ऑफ नाउ जो स्टैम्पेड देख रहा हूँ, हर कमोडिटी में टर्मोइल है, साउथ ईस्ट एशियन करेंसी को और युआन को देखते हुए। तो किसी भी कमोडिटी में फिलहाल पोजीशन से दूर रहना चाहिए। ये मार्केट में 1997 की करेंसी क्राइसिस का रिपीट हो रहा है। बहुत लोगों को याद नहीं होगा, बट मैंने वो उसको करीब से देखा है। तो पर्टिकुलर डॉलर इंडेक्स को मैं 110 तक देखता हूँ। ये देखते हुए पर्टिकुलर काफ़ी लिवरेज ट्रेड जो है, मीन्स इसको कमोडिटी की डीलिवरेजिंग बोल सकते हो, तो अभी फिलहाल इसमें डाउनसाइड रिस्क काफ़ी है। मेटल्स में चांदी के साथ पूरे ही बेस मेटल्स में आज गिरावट है, यहां पर क्या लग रहा है बीरेन सर? हाँ, हर चीज में, जैसे टीन 40 दिन पहले 50,000 था, आज 31-32,000 तक आ गया है। निकल तो ऊपर में 1 लाख का भाव तो हम वैलिड नहीं समझेंगे, और 55 का अगर वैलिड समझेंगे तो आज वो भी 27,000 हो गया है। जिंक $4,800 वाला 3,500 हो गया है। और जब ये सैलाब होता है ना, तो ये बेसिकली जो है वो मार्जिन कॉल रिलेटेड सेल ऑफ है कि क्रिप्टो का MTM भरने के लिए आप इक्विटी बेचते हो, इक्विटी का आप MTM भरने के लिए कमोडिटी बेचते हो, कमोडिटी का MTM भरने के लिए क्रिप्टो बेचते हो। तो इट्स ए बेसिकली कंटेंजियन इफेक्ट, एक दूसरे बम एक दूसरे को उड़ा रहे हैं। रवि जी, आपको क्या लगता है ये जो गिरावट बेस मेटल्स में अब लगातार दिख रही है, क्या ये और गहरा सकती है? क्या करें? मेटल के जो ट्रेडर हो, पोजिशनल हो व्यू है जिनका, उनको क्या सलाह दे रहे हैं आप मेटल में आज? बेसिकली जो अभी स्ट्रक्चर बना हुआ है उसमें मुझे लग रहा है कि बेस मेटल्स में ये गिरावट और गहरा सकते हैं, और उसमें जहाँ पे लंदन मेटल एक्सचेंज में इन्वेंट्री स्टेबल है या बढ़ रहे हैं, वहां पे ज्यादा आपको नेगेटिव साइड फोकस रखना चाहिए। तो बेसिकली मुझे लग रहा है कि कॉपर में ये गिरावट शायद आगे और गहरा है, क्योंकि कॉपर में अगर आप एक महीने में लंदन मेटल एक्सचेंज में इन्वेंट्रीज देखें तो 90,000 टन से लेकर अभी 1,60,000 टन के करीब पहुंचने आई है। तो मुझे लग रहा है कि वहां पे आपको एक बार शॉर्ट का व्यू रखना चाहिए। डाउन साइड मेरा मानना है 755 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। 738 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। 755 का स्टॉप लॉस लगाए। अगर ये कमोडिटी ने एक भी क्लोज 738 के नीचे दिया तो ये गिरावट 720 तक आप टारगेट को एक्सटेंड करके जा सकते हैं। सेकंड रिकमेंडेशन बेस मेटल में मेरा नेगेटिव साइड एल्यूमिनियम में रहेगा। वहां भी LME इन्वेंट्री स्टेबल है, तो वहां भी मुझे लग रहा है कि 225 के टारगेट के लिए शॉर्ट करना है। स्टॉप लॉस आप 232 का लगा के चल सकते हो, और ये रेट पे भी एल्यूमिनियम में बिकवाली करके चला जा सकता है। तो दो कमोडिटी बेस मेटल में कॉपर एंड एल्यूमिनियम, यहाँ से मुझे लग रहा है कि गिरावट और आगे जाके आपको देखने को मिल सकती है। रवि जी, एक दर्शक हैं, सुरजीत हैं दिल्ली से, इनको 5 लॉट जिंक खरीदना है, किस भाव पर खरीदना सही होगा
आज तो सबसे ज़्यादा गिरावट यहीं दिख रही है, 2.25% नीचे है, 310 रुपये के आसपास। किस भाव पर खरीदें या खरीदने से बचे अभी? हाँ, अभी खरीदने से बचे, बट अगर ये आज के दिन में 308 का काफी अहम सपोर्ट है। कल भी ये सपोर्ट ब्रीच नहीं हुआ था, इतनी प्रेशर के बावजूद आज भी ये सपोर्ट अब इंटेक्ट है। अगर 308 का लेवल ब्रीच हुआ तो आपको 300 के करीब एक बार जिंक में लेवल्स मिल जाएंगे। तो अगर आपको थोड़ा शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए लेना है तो मुझे लग रहा है कि जिंक में एलएमई इन्वेंटरीज का इतना प्रॉब्लम नहीं, फंडामेंटल का इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। तो आप 300 के करीब अगर आता है तो ही बाय करें, वहां तक वेट करें। अगर 308 का सपोर्ट ब्रीच हुआ तो ये गिरावट आपको 300 तक के लेवल तक देखने को मिल सकते हैं। ओके, चलिए अगले दर्शक है गुगले है महाराष्ट्र से। ये पूछ रहे हैं कि चांदी क्या खरीदना सही होगा। वीरेन जी क्या सलाह देंगे इनको? चांदी खरीदना चाह रहे हैं, क्या आप सलाह दे रहे हैं खरीदने की? अभी पूरी की पूरी कमोडिटीज में स्पेशली मेटल में इंडस्ट्रियल मेटल्स में काफ़ी कमजोरी है। चाइना में एक अहम बैठक कल हुई थी पॉलिट ब्यूरो की, जिसमें लॉकडाउन और इकोनॉमिक स्टिमुलस हटाने वाली बात थी, इकोनॉमिक स्टिमुलस सपोर्ट करने की बात थी, लेकिन अथॉरिटीज ने वहाँ कोविड जीरो मेंटेनेंस रखने की बात कही। मीन्स उनके लिए प्रायोरिटी कोविड को हटाना है, इकोनॉमी फोकस में नहीं है। तो जब तक ये इन लोगों का फोकस बदलेगा नहीं, मीन्स टुवर्ड्स इकोनॉमिक रेशनैलिटी जब तक नहीं आएगा, तब तक चाइना का युआन स्टेबल नहीं होगा। और जब तक युआन में मंदी है तब तक कमोडिटी में मंदी है, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। ओके, आप क्या सलाह दे रहे हैं चांदी पर? आज की गिरावट पे आप क्या सलाह देंगे गुगले जी को? क्या खरीद लें चांदी, रवि जी? जरूर से, जैसे बीरन जी ने बताया, कई कंट्री का फोकस अभी कोविड पे है, लाइक नॉर्थ कोरिया एंड चीन, दोनों ने आज मींस के लॉकडाउन उसमें एक्सटेंडेड है। उसके अलावा कई कंट्री से जिसका फोकस है वो वॉर पे है, लाइक यूक्रेन एंड रशिया। कई कंट्री से जिसका फोकस अभी इन्फ्लेशन पे है, एंड इन्फ्लेशन को टैप करने के लिए सब फोकस कर रहे हैं, बट ग्रोथ कहीं फोकस नहीं रहा। तो जब तक ग्रोथ फोकस में नहीं आएगा तब तक मेरे हिसाब से ये इंडस्ट्रियल मेटल्स में बिकवाली का दौर जारी रहेगा। हालांकि करेक्शन सीवियर आया है तो सेल ऑन राइज का स्ट्रेटेजी वहां पे आप रख सकते हैं। डाउन साइड मेरा ये मानना है कि अगर कोई लॉन्ग करना चाहे तो 58 के पहले ना सोचे। 58,500 मेरा पहला टारगेट रहेगा अगर एक्सटेंडेड टारगेट की बात करूं, क्योंकि शॉर्ट मींस के विद इन 10 to 15 मिनट बड़ा करेक्शन आया तो कुछ उछाल पे अगर मिले तो 60,000 के करीब मेरा तो बिग वाली का ही सलाह रहेगा। डाउन साइड 58,500 के लेवल्स आपको 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में दिख जाएंगे। ओके, अगले कॉलर हैं मनीषा हैं पलवल से। कॉपर और नेचुरल गैस का टारगेट जानना चाह रही हैं। वीरेन जी क्या टारगेट है इंट्राडे के लिए कॉपर का और नेचुरल गैस का? डाउन साइड में नेचुरल गैस में ट्रैक नहीं करता हूँ ज़्यादा। कॉपर के लिए हम 700-705 तक आगे देख सकते हैं अगले 2-3 दिन में। और इसके लिए स्टॉप लॉस क्या लगाना है सर कॉपर में? इसमें एंट्री लेवल से स्टॉप लॉस देखना चाहिए। तो मेरी जो शॉर्ट साइड की एंट्री है वो अराउंड 745 के आसपास प्राइस मिलेगा तो मैं शॉर्ट जाऊंगा, जिसका स्टॉप लॉस 755-7 रहेगा, मीन्स 755-57, और डाउन साइड टारगेट रहेगा 705-710। मीन्स मैं नॉर्मली पोजिशनल का व्यू अभी सोच रहा हूँ, इंट्राडे वैसे भी मैं कम प्रेफर करता हूँ। ओके, पोजिशनल व्यू है। रवि जी नेचुरल गैस पर क्या सलाह देंगे मनीषा जी को? लिए इंट्राडे के लिए जानना चाह रही है टारगेट स्टॉप लॉस, और आपका भी कॉपर का टारगेट और स्टॉप लॉस बता दीजिए। कॉपर का पहले बात कर लेता हूँ। कॉपर का मेरा पहला टारगेट 738 था। हालांकि ये जो करेक्शन आया तो मुझे लग रहा है 750-745 के बिटवीन आप उसमें सेल करें। मेरा पहला टारगेट 738 एंड दूसरा 720 रहेगा, और 755 का स्टॉप लॉस लगा। ये कमोडिटीज में गिरावट और आगे जाके जारी रह सकते हैं। डॉलर इंडेक्स की स्ट्रेंथ है वो शायद यहाँ पे प्राइसेस को रेजिस्ट कर सकते हैं। नेचुरल गैस में भी अभी थोड़ा बिकवाली का माहौल है। हालांकि ध्यान ये रखना है कि जो नेचुरल गैस की नॉर्ड 1 पाइपलाइन है इसमें सप्लाई काफी डिस्टर्ब यूक्रेन कर रहा है, तो ये एक न्यूज है। अगर ये न्यूज को हम थोड़ा अवॉइड करें तो अगर 568-570 के करीब मिले तो एक बार शॉर्ट करके मैं जाऊंगा। 585 का एक स्टॉप लॉस में रिकमेंड करूंगा। डाउन साइड 540 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। अगर कोई मीडियम टू लॉन्ग होल्डर है तो वो 540 के करीब बाय का सोचे, बट इंट्राडे ट्रेडर के लिए सेल ऑन राइज का स्ट्रेटेजी एक अच्छा स्ट्रेटेजी हो सकता है। ओके, अगले दर्शक हैं एसके हैं इंदौर से। क्रूड ऑप्शन में कोई रणनीति जानना चाह रहे थे। आपके पास क्रूड ऑप्शन की कोई रणनीति है क्या वीरेन जी?
नहीं, क्रूड फिलहाल इसमें क्या है कि क्रूड की ऑप्शंस की रणनीति के लिए स्क्रीन के सामने बैठना जरूरी है, क्योंकि इतनी फ्लक्चुएटिंग मार्केट है, तो इसलिए मैं स्क्रीन के सामने बैठता नहीं हूँ, तो मैं वो नहीं करता। रवि जी, कोई है ऑप्शन में स्ट्रैटेजी क्रूड में? हाँ, ऑप्शन में थोड़ा मीन्स के बिड एंड आस्क में डिफरेंस काफी बढ़ गया है अभी इस दिनों, क्योंकि कमोडिटीज में वोलेटिलिटी ज्यादा है। तो आई थिंक डायरेक्ट फ्यूचर करे, वन साइडेड आज गिरावट है तो फ्यूचर में ट्रेड करे वो अच्छा स्ट्रेटेजी हो सकता है। हालांकि फिर भी अगर आपको कोई ऑप्शन में ही ट्रेड लेना है तो 8000 का जो पुट ऑप्शन है वहां पे थोड़ी लिक्विडिटी बेटर है, तो आप 8000 के पुट ऑप्शन के साथ ट्रेड कर सकते हैं। मुझे लग रहा है कि इस पुट ऑप्शन में आपको जो टारगेट है वो यहाँ से 70 रुपीज तक के लेवल्स मिल जाएंगे, और यही लेवल के 20 रुपए नीचे स्टॉप लॉस लगा है। तो मेरा ये मानना है कि जो कोई एक स्ट्रेटेजी करना है या अभी क्रूड ऑप्शन में काम करना है तो 8000 के पुट ऑप्शन में आप बाय करके चल सकते हैं। ओके, 8000 के पुट ऑप्शन खरीदने की सलाह दे रहे हैं रवि जी। चलिए, एक और खबर है गेहूं को लेकर, और उस पर बात करने के लिए हमारे साथ देवेंद्र बोरा साहब हैं। गेहूं एक्सपोर्टर है, वाशी एपीएमसी के बड़े कारोबारी भी हैं। सर, स्वागत है सबसे पहले आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। सर, ये खबर ये मिल रही है कि सरकार अब गेहूं के एक्सपोर्ट रोकने की कोई योजना नहीं बना रही है, और सरकार इस कॉन्फिडेंस में है कि घरेलू जो सप्लाई है वो कम नहीं होने वाली है। क्या खबर है सर? सर, अभी ऐसा है कि जो आज कुछ मीटिंग हुई थी फ्लोर मिलर एसोसिएशन के द्वारा, सरकार को उनकी बात रखी गई थी कि भाई हमको माल गेहूं का थोड़ा अभी शॉर्टेज दिख रहा है, माल अभी मिल नहीं रहा है। तो सरकार ने ये स्पष्ट कर दिया कि किसी भी कीमत पे एक्सपोर्ट तो अभी नहीं रुकेगा, और सरकार के पास ये साल का प्रोक्योरमेंट और पिछले साल का जो स्टॉक है उसके हिसाब से कोई चिंता की बात नहीं है। और फिर भी कोई अगर ज्यादा कीमत बढ़ती है तो सरकार कुछ एक्शन ले सकती है। और जो सरकार को गेहूं बचाने का जो बात है, तो जो अभी फ्री का जो प्रधानमंत्री स्कीम में जो गेहूं और चावल दिए जा रहे हैं, इसमें 20 राज्यों में सरकार ने गेहूं की बजाय चावल देने का फैसला किया है। उसमें सरकार लगभग 55 लाख टन के आसपास जो है वो माल कम करेगी, मतलब उतना स्टॉक अपने पास मेंटेन रख पाएगी। सो मुझे कोई दिक्कत नहीं दिख रही है कि कोई गेहूं में कोई शॉर्टेज हो जाएगी। हाँ, भाव जरूर तेज रहेंगे, भाव थोड़ी और भी इसमें ये टाइम पे और 200-300 रुपए की तेजी दिख रही है मुझे। ये वोरा साहब, एक और सवाल, अब तक कितना एक्सपोर्ट हो पाया है गेहूं का? अभी तक एकदम क्लियर कट मेरे पास फिगर्स नहीं है, बट अभी अच्छा ही हो रहा है। और अभी 15 अक्टूबर तक जो जितने भी कमिटमेंट हुए हैं, जिसकी एलसीआर खुल चुकी है और जो एग्रीमेंट बन चुके हैं वो होगा, और वो एपेडा में ऑलरेडी वो लोग बुक है। तो जो बुक है वो तो एक्सपोर्ट होना ही होना है, और वो मेरे ख्याल से 70-80 लाख टन के आसपास के ऑर्डर अभी हिंदुस्तान के पास है एक्सपोर्टरों के पास, और वो माल निश्चित रूप से एक्सपोर्ट होगा। ओके, पूरे सीजन में कितनी उम्मीद कर रहे हैं आप लोग? 150 लाख टन के आसपास जो गवर्नमेंट का प्रोजेक्टेड फिगर है वो 1 करोड़ टन का है, और 1 करोड़ टन तक का तो मैं ऐसा समझता हूँ कि होगा। ओके सर, लेकिन क्या घरेलू भाव में क्या कोई तेजी आई है? क्या आप मार्केट में बैठते हैं, आपको आइडिया होगा? घरेलू भाव में 200 से 250 रुपया तेजी है, और 200 से 250 रुपया तेजी और आ सकती है। ओके, तो करंट भाव अभी क्या है सर? करंट भाव अभी पोर्ट का है 2550 रुपया, 2550 कांडला पोर्ट। ओके, और इंटरनेशनल मार्केट से कितना, अगर आप लोग अगर जो एक्सपोर्टर होंगे उनके लिए कितना मार्जिन मिल रहा होगा? क्योंकि एक्सपोर्ट मार्जिन अभी मेरे हिसाब से ठीक है, मार्जिन में कोई मतलब अभी भी पड़तल है, मतलब इसमें भी मैं बोला ना आपको, जो हिसाब से अंदाजा अभी 150 से 200 रुपया और बढ़े, जब तक मार्जिन मतलब कोई नुकसानी का व्यापार कारोबार एक्सपोर्टरों को नहीं होगा। सर, किसी के पास अगर गेहूं है तो क्या करे, रुके या अभी बेच दे? क्या लगता है आगे भाव? हमारे हिसाब से वो आराम से बेचेगा, तो उसको ये भाव से कोई घटने का तो चांसेस है ही नहीं है। नहीं, वो कोई घटने के लिए तो नहीं बेचेगा। क्या लग रहा है आपको, और तेजी आएगी? तेजी के लिए रुके? हाँ, और तेजी आ सकती है, और 150 से 200 रुपया हमको ऐसा जो दिख रहा है। और क्यों ऐसा है कि बहुत सारे जो फ्लोर मिलर्स है वो अभी एक्टिव है, और अभी बहुत सारे जो स्टॉकिस्ट है वो भी अभी एक्टिव है। तो मुझे नहीं लगता है कि कोई बाजार मंदा जाएगा, और बाजार ठीक ही रहेगा, बाजार तेजी रहेगा। और उसका दूसरा वजह एक ये भी है
बाकी और सब जो जीन्स है जो खाने की, जैसे ज्वार है या बाजरा या मक्का है या जो है, उसके भी भाव काफी तेज है, काफी ऊंचे है। और सबसे सस्ता आज की डेट में हिंदुस्तान का गेहूं है। ओके सर, लेकिन गेहूं के अगर घरेलू भाव बहुत ज़्यादा होंगे तो बाकी प्रोडक्ट्स के दाम पर असर नहीं पड़ेगा? जो खाने की चीज़ें हैं, ब्रेड से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं। मैं नहीं समझता हूं कि गेहूं में कोई ज्यादा तकलीफ। अभी 200 से 300 रुपया भाव बढ़ेगा सर। उत्पादन के जो नए अनुमान सरकार ने जारी किए हैं उनके हिसाब से ही कि पिछले साल से काफी कम रह सकता है उत्पादन इस साल। हाँ, वो सरकार ने वो क्लियर कर दिया नहीं कि भाई जो 9.5 करोड़ टन के आसपास जो है वो प्रोडक्शन आ सकता है, और 1.25 करोड़ टन के आसपास गवर्नमेंट को प्रोक्योरमेंट किया हुआ है। सो मुझे जो जितनी बूमाबूम जो कंट्रावर्सी पैदा हो रही है, वो कंट्रावर्सी जैसी परिस्थिति गेहूं में नहीं है। ओके ओके, शुक्रिया बोरा साहब, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। जी। अब ओके सर, थैंक यू सर। बीरेंद्र सर, आपको क्या लग रहा है? आपको लग रहा है कि गेहूं की सप्लाई की कोई दिक्कत होगी, या भाव बहुत ज़्यादा यहाँ से घरेलू बाजार में भी चले जाएंगे, या लग रहा है कि स्टेबल रहेगा, जितनी तेजी आनी थी अब आ गई? करीबन ये अप्रैल में 14 लाख टन एक्सपोर्ट हुई, मई में 15 लाख होगी, और अब तक मेरे हिसाब से 1 करोड़ का आंकड़ा पार हो चुका होगा। अब $340 $350 के आसपास काम हो रहे हैं, बिटवीन 320-340 के आसपास। तो पेरिटी अभी भी $20-30 की क्लीन पेरिटी है इस ट्रेड में। जो भी अभी तकलीफें है थोड़ी कुछ, वो गोडाउन में वेयरहाउस स्पेस नहीं है बिल्कुल। अगर ये वेयरहाउस स्पेस आ जाती तो और भी शायद आ जाता माल। और एज ऑफ नाउ कोई सप्लाई साइड की चिंता लोकल में नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट ने जो रेशियो कंपोनेंट चेंज कर दिया है बिटवीन वीट एंड राइस, तो राइस थोड़ा ज़्यादा दे देगी गवर्नमेंट, तो वीट में अभी एज ऑफ नाउ कोई स्केर्सिटी वाली बात नहीं दिख रही है। चलिए कुछ अब सवाल भी ले लेते हैं। पवन है हिसार से, रेगुलर कॉलर हैं। कॉटन केक इनका फेवरेट काउंटर है। 3 से 4 महीने के लिए कॉटन केक का फ्यूचर जानना चाह रहे हैं। वीरेंद्र जी क्या सलाह देंगे पवन को? अभी का जो सिनारियो है, इसमें मॉनसून काफी लंबा प्ले करेगा कि इंडिया में मॉनसून कब स्टार्ट होता है, कैसा रहता है। तो जब जून के नज़दीक आप जाते हो तो नेचुरली 3-4 महीने का सोचना नहीं चाहिए। मीन्स अगर आप मॉनसून के बारे में 100% श्योर है तो ही आप 3-4 महीने का व्यू बना सकते हो। ओके, आपका रेंज 3 से 4 महीने के लिए क्या देख रहे हैं कॉटन केक में रवि जी? मुझे लग रहा है ये अभी शॉर्ट टर्म का व्यू और लॉन्ग टर्म का व्यू थोड़ा अलग होना चाहिए। अभी मुझे लग रहा है कि टिल जैसे जून एंड तक जैसे मॉनसून का अनसर्टेनिटी रहेगा, अनप्रेडिक्टेबिलिटी रहेगा, तब तक मुझे लग रहा है कि बेच के चलना चाहिए। क्योंकि अगर कुछ भी नेक्स्ट वीक जो कॉटन इंडस्ट्री की टेक्सटाइल मिनिस्ट्री के साथ मीटिंग है, अगर कुछ भी नेगेटिव हुआ और कॉटन में अगर कुछ करेक्शन आया तो मेरे हिसाब से उसका दोहरा प्रभाव आपको कोकूड में देखने को मिलेगा, क्योंकि वहां सीजनलिटी एंड हो चुकी है और ये प्राइस अभी भी फिर भी इंडस्ट्री के लिए हायर है। तो मुझे लग रहा है वहां पे बेच के चले। 2900 का मेरा टारगेट रहेगा, 2990 का स्टॉप लॉस है। अगर आप थोड़ा बहुत 4 से 5 महीना मींस के अगले फरवरी मार्च तक अगर रुक सकते तो अगर 2800 के लेवल्स आपको इस सीजन में दिखे तो वहां पे बाय करना चाहिए। तब तक नए बाय के लिए उसको अवॉइड करना चाहिए। मुझे लग रहा है नेक्स्ट वीक में करेक्शन वहां पे ड्यू है। ओके, चलिए फटाफट से कुछ दर्शकों के सवाल ले लेते हैं गोल्ड सिल्वर को लेकर। चेतन है एमपी से, चांदी में और कितनी गिरावट आ सकती है? रवि जी कितनी गिरावट की उम्मीद आप कर रहे हैं चांदी में? चांदी में मेरे हिसाब से गिरावट, पहला टारगेट जैसे मैंने पहले भी हाईलाइट किया कि सिल्वर का मेरा पहला टारगेट 59,500 के करीब था। सेकंड टारगेट 58,500 तक मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ से और 2% से 3% तक की गिरावट आपको उम्मीद करनी चाहिए। तो सेलिंग का व्यू है और गिरावट आ सकती है। नरेश कुमार है चेन्नई से, सोना चांदी खरीदने का सही भाव है क्या? बीरेन जी क्या सलाह देंगे इनको? फिलहाल तो बेटर बार्गेन के लिए वेट करना चाहिए। जब तक डॉलर की तेजी रुकती नहीं है तब तक सोने चांदी थोड़े दबाव में रहेंगे। हाँ, आगे जाके रुपी सपोर्ट शायद करेगा पर्टिकुलर सोना में। करीबन 48,000 के आसपास सोने में मैं बाइंग प्रेफर करूंगा। ओके, चलिए अगले दर्शक है राजेश हैं जेवर से, जून जुलाई तक सरसों का भाव कैसा रहेगा? बीरेन जी ये भी फुल्ली मॉनसून डिपेंडेंट सवाल रहेगा। अगर अच्छी सी फसल होती है और खास करके इंडोनेशियन पाम ऑयल में जो गिरावट शुरू हुई है वो आगे एक्सपोर्ट बांड उठ जाएगा।
तो सभी तेलीबिया में और तेलों में गिरावट देखने को मिलेगी। तो ये पूरा 2 चीज पे डिपेंडेंट है, इंडोनेशियन पाम और अपना इंडियन मानसून। ओके, चलिए अगले दर्शक महेश हैं हैदराबाद से, गोल्ड और सिल्वर का व्यू जानना चाह रहे हैं। रवि जी, क्या व्यू है आपका गोल्ड सिल्वर पर? मुझे सिल्वर थोड़ा डविश लग रहा है, वहां पे इंडस्ट्रियल उसका नेचर है, तो वहां पे थोड़ी एक्टिविटीज लोअर हो सकती है, पर मुझे फिर भी कॉन्फिडेंस गोल्ड पे है। वहां पे ज्यादा गिरावट आपको देखने को मिल नहीं सकती। उसका बेसिक रीजन है क्योंकि अभी इकोनॉमिक एंड इन्फ्लेशन दोनों कंसर्न्स हमारे सामने खड़े, तो कोई भी गिरावट आते आपको 50,000 तक के लेवल मिलते हैं, तो वहां पे आप एक बार शॉर्ट टर्म के लिए बाय कर सकते हैं। डाउन साइड 49,500 का स्टॉप लॉस, मुझे लग रहा है 51,200 तक के लेवल आपको गोल्ड में दिख जाएंगे। तो गोल्ड में मेरा व्यू बाय का है। सिल्वर में जैसे मैंने पहले भी हाईलाइट किया, मुझे 58,500 तक के लेवल दिख रहे हैं, तो सिल्वर में शॉर्ट रहना है और गोल्ड में बाय डिप्स का स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। ओके, अगले दर्शक अनिल कुमार राजस्थान से है, जानना चाह रहे हैं कि ग्वार सीड 7,000 तक कब होगा। मस्टर्ड पे भी सवाल था लेकिन वो जवाब बीरेन जी ने दे दिया है। सर, ग्वार सीड आपको लग रहा है 7,000 तक वापस जाएगा? एक बार ये भी मानसून डिपेंडेंट ही सवाल है, बट ऐसा मैं मान रहा हूँ कि सभी फसलों में कम प्रेफरेंस ग्वार का रहेगा, क्योंकि सोयाबीन, कॉटन, वैसे कॉटन हाईएस्ट एकरेज स्टिल कर रही है एज ऑफ नाउ, जो इंडिकेशन मिल रहे हैं। तो काफी एकरेज कंपटीशन जो होगी, तो सबसे ज्यादा जमीन कॉटन, सोयाबीन ये 2 खा जाएगा। तो ग्वार की बुआई मेरे हिसाब से ड्रॉप होगी। ओके, फरहान है रामपुर से, मेंथा ऑयल पर सवाल है इनका। मेंथा पर क्या राय देंगे बीरेन जी? यहाँ रनअप काफी अच्छा आया है, बीच में काफी गिर चुका था, 1075 तक गया था। यहाँ अभी करीबन 1090-1100 के आसपास बॉटम आउट हो जाना चाहिए। अपसाइड में 1140-50 और नीचे में 1080-90 ये रेंज रहनी चाहिए इसकी। ओके, चलिए अब एक और सवाल हरिओम जी का है, एमपी से है। ये जीरे का अगले महीने का क्या आउटलुक है, डिटेल जानना चाह रहे हैं। जीरे का क्या आउटलुक आपको लग रहा है रवि जी? मुझे जीरा कंपेरेटिव जो एग्री कमोडिटीज पीयर्स है उसके हिसाब से मुझे स्ट्रांग लग रहा है, क्योंकि वहां पे अराइवल्स का जो बीच में प्रेशर था वो थोड़ा बहुत अभी हल्का हुआ है। अभी अराइवल्स आना थोड़ा कम हो गया एंड वहां पे वैसे भी क्रॉप कम था, तो जीरा में मुझे लग रहा है कि बाय करके चले 21,000 के करीब। स्टॉप लॉस आप थोड़ा डीप 20,200 का लगाए। अपर साइड मेरा ये मानना है कि नेक्स्ट मंथ तक जीरा में 22,500 तक के लेवल दिखने चाहिए। चलिए, तो आज इतने सवाल को शामिल कर पाएंगे, लेकिन इस वक्त कल फिर से वापस से जो सवाल रह गए थे शामिल करने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया रवि जी आपका, बीरेन जी आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला। तो कमोडिटी निवेश में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपके लिए स्वदेश विशेष। नमस्कार।